हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है हिंदू हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम क्या करने का प्रयास करते हैं। इस कार्यक्रम में हम ये जो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो संपादकीय होते हैं उनको हिंदी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे संपादकीय जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। हर चीज जो अखबार में आती है, हर चीज जो संपादकीय में आती है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती। कई बार क्या होता है, एडिटोरियल्स में बड़े सेक्टर स्पेसिफिक आर्टिकल्स आते हैं तो उनको हम छोड़ देते हैं। कई बार क्या होता है, एक ही आर्टिकल, एक ही मुद्दे पर आर्टिकल बार बार रिपीट होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं इसका। कल मैंने आपको एक आर्टिकल पढ़ाया था जिसमें एक महिलाओं के साथ जो डिजाइन में भेदभाव होता है, याद है आपको? कल पढ़ाया था डिजाइन और स्ट्रक्चर का जो भेदभाव है महिलाओं के साथ, कि लैंगिक जो भेदभाव है वो केवल बिहेवियरल नहीं है, वो डिजाइन में भी है। आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। इनविजिबल वुमेन किताब से जो एग्जाम्पल थे आपको बहुत सारे दिए थे। और आज ही देखिए, कल ये आपको पढ़ाया और आज ही एक और आर्टिकल आया है, दूसरे अखबार में आया है। कल वो शायद द हिंदू में था, आज इंडियन एक्सप्रेस में आया, या फिर उल्टा, मैं भूल गया अभी। तो इन दोनों में से ऐसा कुछ है। तो आज एक आर्टिकल आया है जो इनमें से ही एक एग्जाम्पल की विस्तार से बात करता है। तो उसको आज हम नहीं पढ़ाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कल हम पढ़ा चुके हैं। वो एग्जाम्पल क्या बात करता है? दवाइयों की। कल याद है आपको मैंने बताया था कि दवाइयों के जो टेस्ट होते हैं वो सारे पुरुष जानवरों पे होते हैं। जो आपके चूहे होते हैं या खरगोश होते हैं जिन पे दवाइयां टेस्ट की जाती हैं, गिनी पिग होते हैं, वो सारे मेल होते हैं, फीमेल नहीं होते। तो ऐसा पाया गया है कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी जो होती है, पुरुष का शरीर और महिला का शरीर, क्योंकि संरचनात्मक दृष्टि से काफी फर्क होता है, तो ऐसा पाया गया है कि कई बार दवाइयों के रिस्पॉन्स में काफी फर्क होता है। कि कोई दवाई जो है वो पुरुषों को ज्यादा लगती है, महिलाओं को कम लगती है, या फिर कोई दवाई जो पुरुषों पे काम करती है वो महिलाओं पे काम नहीं करती। लेकिन इस पर रिसर्च बहुत कम की गई है। सामान्य तौर पे आप पुरुषों के लिए दवाइयां बनाते हो, पूरी मेडिकल इंडस्ट्री क्या करती है, पुरुषों के लिए दवाइयां बनाती है। और महिलाओं को कैसे दवाई देती है? बस ये मानती है कि पुरुष को थोड़ा सा छोटा कर दो तो महिला बन जाती है। यानी कि अगर पुरुष मान लो 5 फुट 10 इंच का है तो महिलाओं को 5 फुट 2 इंच का मान के उसी अनुपात में दवाइयों की आकार कम करके वो महिलाओं को भी बेचना शुरू कर दिया जाता है, जो कि सही तरीका नहीं है। इसके एविडेंस दिए हैं आज जो आर्टिकल आया है, लेकिन वो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। ये डिजाइन का जो भेदभाव है इस पे हम कल बात कर चुके हैं, तो आज इसको नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ऐसे कई बार आर्टिकल्स होते हैं जो हम छोड़ते हैं। काफी सोच विचार के बाद ही मैं किसी आर्टिकल को छोड़ता हूं। तो मेरा जो आपसे वादा है कि अगर आपने मेरा ये कार्यक्रम किया है, अगर आपने मेरा ये कार्यक्रम सुना है, तो आपको द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेजेस को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उस वादे पे कायम हूं। और मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप पूरे साल बिना किसी नागा के, बिना किसी मिस किए हुए एक बार भी अगर आप इस कार्यक्रम को देखते रहेंगे, तो फिर आप पूरे वर्ष के संपादकीयों को कवर कर चुके हैं, ऐसा आपको आत्मविश्वास आ जाएगा। उसके बाद आप कोई भी जो 365 डेज वाली किताबें आती हैं, पूरे साल का राउंड अप आता है, वो सब खरीदेंगे तो आप देखेंगे कि यार संपादकीयों में तो जो भी चीजें आई थी वो सब आपको आती ही हैं। तो इसीलिए ये कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। और मैं कई बार, जैसा कि आप में से कई लोग पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स की क्लास क्यों नहीं हो रही, तो यार आजकल मेरा फाउंडेशन का, माफ कीजिएगा, फाउंडेशन कह रहा हूं, एनसीईआरटी का बैच चल रहा है। और क्योंकि बैच में फिर से 2 घंटे की क्लासेस होती हैं और उन 2 घंटे की क्लासेस के लिए आपको पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं। एनसीईआरटी का बैच क्योंकि छोटा है, लंबाई उसकी कम है, कम दिन में आपको इकोनॉमिक्स खत्म करानी है, 9th 10th 11th 12th क्लास की एनसीईआरटी की। तो इसके लिए मेरे को उतना समय नहीं मिल रहा। मैं कोई एक कार्यक्रम और कर सकता था उस एनसीईआरटी बैच के साथ। तो ज्यादातर बच्चे जो थे जिनसे बात होती है, उन्होंने कहा कि हिंदी में हिंदू मैं करूं, और इकोनॉमिक्स का बैच क्योंकि वैसे भी एक स्लो पेस बैच है तो उसको हम कुछ दिन रोक सकते हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 28 तारीख तक मेरा वो बैच चल रहा है, 28 जून तक। आज हम 15 जून पे आ गए हैं, 28 जून तक का वो बैच है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि 29 जून से आपकी इकोनॉमिक, 29 या 30 जून से, या आप एक तरह से सुरक्षित रह के, हो सकता है एक आध क्लास एक्स्ट्रा भी लग जाए उसमें। कई बार सिलेबस समय से पूरा होता नहीं है, लेकिन हालांकि मैं समय से पहले पूरा कर देता हूं।
लेकिन तब भी एक आध क्लास अगर एक्स्ट्रा भी लग गई, क्योंकि बीमार भी पड़ सकता हूं यार, मैं भी मनुष्य हूं, इस प्रकार की चीजें भी हो सकती हैं, तो अगर एक आध क्लास कुछ एक्स्ट्रा लग भी गई तो भी आप ये मान के चलिए कि इफेक्टिवली 1 जुलाई से आपका वो वाला बैच भी जो है, आपका वो वाले क्लासेस भी जो है इकोनॉमिक्स की, वो चलेंगी। और काफी गैप हो गए हैं उसमें, मुझे पता है, बार बार उसकी जो एक कंटिन्यूटी है वो टूट जाती है, उसके लिए मैं थोड़ा माफी चाहता हूं आपसे। लेकिन यार लिमिटेशन जो है वो केवल समय की है। प्रॉब्लम ये है, इच्छा बहुत है मेरी इकोनॉमिक्स पढ़ाने की, मुझे पता है आप लोगों के बीच में जो मेरी पहचान भी बनी है वो इकोनॉमिक्स टीचर के तौर पे ही बनी है, लेकिन यार प्रॉब्लम इच्छा की नहीं है, प्रॉब्लम समय की है। कि अगर समय एक ऐसी मुद्रा है जो मेरे पास जो है कम है ना, वो थोड़ा सा मेरे पास अभी कम है वो मुद्रा, समय की मुद्रा जो है। तो जैसे ही समय उपस्थित होगा, समय उपलब्ध होगा, निश्चित तौर पे आपको वो क्लासेस मैं दोबारा से कराऊंगा। और जब तक आपको रमेश सिंह पूरी ना करा दूं, ये मैं आपसे वादा करता हूं। समय थोड़ा आगे पीछे लग सकता है, लेकिन जब तक आपकी इकोनॉमिक्स की रमेश सिंह किताब जितनी आपको पढ़नी चाहिए उतनी पूरी ना करा दूं, वो कार्यक्रम बंद नहीं होगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं, ये एकदम क्लियर है ना। ये आप याद रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी वादा किया था कि इकोनॉमिक सर्वे आप में से बहुत लोग कहेंगे नहीं पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा, तो वो मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। मैंने कहा था मैं पूरा करूंगा, उसको मैंने पूरा किया, कितने भी दिन बाद किया, लेकिन पूरा किया। ऐसे ही इकोनॉमिक्स का आपकी रमेश सिंह जो किताब है उसको मैं समाप्त करूंगा यूट्यूब पे, ये मेरा आपसे वादा है। तो इस वादे को मैं पूरा करूंगा, इसकी आप चिंता मत कीजिए। चलिए, आज 15 जून हो गई, आधे महीने पे आ गए हम, 137वां एपिसोड है। चलते हैं फटाफट, ये आपको पता ही है, रोज रोज बताता हूं। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू अपने आप में एक नॉवल प्रयोग है, एक बड़ा अनोखा एक एक्सपेरिमेंट है जो स्टडी IQ IAS हिंदी, स्टडी IQ IAS हमेशा से करता रहा है। स्टडी IQ IAS हिंदी और स्टडी IQ IAS इंग्लिश ने ये पहली बार किया है, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक आपको हम फाउंडेशन बैच जैसे बैच में एडमिशन देंगे, और उस बैच में एडमिशन देने के बाद जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, आपको बस फाउंडेशन बैच से फर्क ये रहेगा कि इसमें आपको छपी हुई किताबें मिलेंगी। उसमें आपको किताबें जो मिलती है वो PDF के फॉर्म में मिलती हैं, आपको ऑनलाइन मिलती है, यहां पे आपके घर पे किताबें भेजी जाएंगी, कुरियर की जाएंगी, ठीक है, P2I बैच में। और साथ के साथ जब आपका प्रारंभिक परीक्षा खत्म हो जाएगा, जब आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, और अगर आप प्रीलिम्स निकाल पाते हैं, जिसकी संभावना बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि आप पूरा कोर्स करेंगे अच्छे से, तो अगले साल आप देखेंगे 2024 में हमारे बच्चे जो हैं फाउंडेशन बैचेस के, उनको जबरदस्त सफलता मिलेगी, मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें। तो आप जब प्रीलिम्स निकालेंगे तो उसके बाद मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, और दिल्ली में आपको पूरी इन क्लास तैयारी कराई जाएगी, जो क्लासरूम कोचिंग होती है उस तरह से तैयारी कराई जाएगी, और उसमें आपका रहना खाना स्टे वगैरह जो भी है सब कुछ स्टडी IQ ही उसको संभालेगा। तो आप जिस भी भाषा में इस कोर्स को करना चाहते हैं, जैसे अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी में इस कोर्स को ले सकते हैं, अंग्रेजी में करना चाहते हैं तो अंग्रेजी में ले सकते हैं, जो पूरी तरह से प्योर इंग्लिश में होगा वो भी। और अगर आप मिली जुली जो भाषा होती है, जिसको इंग्लिश कहते हैं, बाइलिंगुअल जिसे कहते हैं, अगर आप वैसे करना चाहते हैं तो आप वैसे भी ले सकते हैं। कोई सा भी कोर्स ले रहे हो, AJ लाइव कोड लगाइए और 29,999 में प्राप्त कीजिए। तो अगर आप ये 30,000 रुपए का कोर्स लेते हैं, बॉटम लाइन ये है, लॉजिक ये है, तो आपको सिर्फ अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट पर खर्चा करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई खर्चा आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो बस आपको ऑप्शनल पे और खर्चा करना है, बाकी कोई खर्चा नहीं करना, ठीक है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं। फाउंडेशन कोर्स हमारा चल ही रहा है, आप जानते हैं 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, तो फाउंडेशन कोर्स से जुड़ने की जो टाइम लिमिट है वो निकली जा रही है, जल्दी कीजिए। अभी 2-3 क्लास निकली हैं, जुड़ना चाहते हैं तो हमारे बैच 6 से आप जुड़ सकते हैं। AJ लाइव कोड लगाइए, 17,499 में प्राप्त कीजिए, ठीक है। बैच 6 जो है उसका समय जो है धीरे धीरे आपका निकला जा रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। मेरे साथ जुड़े रहना है, आपको मेरे से कांटेक्ट करने के तरीके पता है। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम है, जहां पे इस क्लास की प्रेजेंटेशन आएगी। Atul_UPSC ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। atul.jain@studiiq.com ये मेरा ईमेल ID है। इन माध्यमों से, इन तरीकों से आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। चलिए, तो यार आज का जो पहला आर्टिकल है वो मेरे कॉलेज पर है। हालांकि मेरा एग्जैक्टली कॉलेज नहीं है, लेकिन जिन कॉलेजों से मैं बिलोंग करता हूं, जहां से मैं पढ़ा हूं, उनमें से किसी दूसरे पर है, लेकिन उन पर ही है। तो यार जैसा आप जानते हैं, आप में से कई लोग, कि मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो है वो IIT कानपुर से करी है। तो IIT मद्रास के जो डायरेक्टर हैं, IIT मद्रास के डायरेक्टर जो निदेशक हैं, उन्होंने एक अभी इंटरव्यू दिया, और उस एक इंटरव्यू में उन्होंने बड़ी खुल के बात करी और यह कहा कि यार ये बात सच है कि IIT के छात्र जो हैं वो अब तकनीकी नौकरी नहीं करना चाहते। ये उन्होंने कहा कि ये बात सच है, ये हम लोग हमेशा से कहते हैं कि यार आप देखो
कि यार बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ जो हैं वो आईआईटीएंस हैं। अक्सर हम ऐसा कहते हैं कि देखो आईआईटीएन तो बड़े सफल होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं, है ना, ये कर रहे हैं, ये वाली गूगल के सीईओ, गूगल के तो आईआईटी वाले नहीं है शायद, लेकिन आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ हैं। लेकिन एक जो बात है वो इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अगर देखें तो हो सकता है उनमें से कोई मैकेनिकल इंजीनियर हो लेकिन वो सॉफ्टवेयर कंपनी चला रहा है, हो सकता है कोई केमिकल इंजीनियर हो, एरोस्पेस इंजीनियर हो, सिविल इंजीनियर हो, लेकिन वो व्यक्ति कुछ और काम कर रहा है, किसी और फील्ड में काम कर रहा है। जो कोर इंजीनियरिंग है उसमें बच्चे की रुचि नहीं है, उसमें छात्र की कोई रुचि नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्टर साहब जो थे आईआईटी मद्रास के, उन्होंने ये भी कहा कि भाई इसके लिए निश्चित तौर पे ये भी इंपॉर्टेंट एक बात समझनी पड़ेगी कि बाकी क्षेत्र ज्यादा पैसा देते हैं। ये सबसे सिंपल फैक्ट है यार, देखो रियलिटी यही है। जब मैं भी आईआईटी में था तो बहुत क्लियर था कि यार जो आपकी कंसल्टेंसी कंपनीज होती हैं, आईटी कंपनीज होती हैं, ये ज्यादा पैसे देती हैं, है ना, बहुत सीधी सीधी बात है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूं जो मेरे बैचमेट्स थे, मेरे क्लासमेट्स थे, जिनका अपने फील्ड में इंटरेस्ट था। ऐसा नहीं है कि उनको अपने फील्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक मेरा मित्र था कि जो केमिकल इंजीनियरिंग का था, और प्लेसमेंट के समय में वो व्यक्ति जो है 3 कंपनियों में बैठा और उसका एक ही दिन तीनों कंपनियों में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, अब उसमें उसके सामने ये चुनौती आई कि यार मैं कौन सी कंपनी चुनूं। तो एक कंपनी जो थी वो हार्डकोर केमिकल इंजीनियरिंग की कंपनी थी, लेकिन जितने पैसे वो दे रही थी उससे लगभग दुगने पैसे, उससे दुगने तो नहीं 1.5 गुना के आसपास पैसे उसे एक दूसरी कंपनी दे रही थी जो इंजीनियरिंग पर तो आधारित थी पर केमिकल इंजीनियरिंग पर बिल्कुल आधारित नहीं थी। अब यार आप लॉजिकली सोच के देखो कि एक 20-21 साल का लड़का, 21 साल के होते हैं हम लोग जब आईआईटी से निकलते हैं, तो यार 21 साल का एक लड़का है, उसको, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं 2007 की, एक नौकरी मिल रही है जहां 7 लाख रुपए का पैकेज है, दूसरी नौकरी मिल रही है जहां 12 लाख रुपए का पैकेज है। तो यार छात्र सोचता है कि ठीक है यार क्या फर्क पड़ता है, जहां बेटर पैकेज मिल रहा है वहां चले जाते हैं। तो ये अपने आप में निश्चित तौर पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि यार जो दूसरे क्षेत्र हैं वहां पर जो कंपनियां हैं, जो व्यवसाय हैं, अक्सर वो नौकरियां ज्यादा पेइंग होती हैं, वो ज्यादा धन प्रदान करती हैं। इसके कारण छात्र जो है उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ये तो सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज यह है, एक बात यह समझिए कि आईआईटीज जो हैं देश के निर्माण में कितना योगदान कर रहे हैं, यह डिबेट कोई नई डिबेट नहीं है, यह हमेशा से चली आ रही है। जब से आईआईटीज बने, आईआईटीज को एक आईआईटी एक्ट के तहत बनाया गया, संसद ने कानून पास करके बनाया। ये राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इन्हें कहा जाता है। तो इनको बनाने के पीछे उद्देश्य यह था कि हमारे देश के तकनीकी विकास में या फिर देश के विकास में जो भी तकनीकी बाधाएं हैं, तकनीकी अड़चने हैं, उनका सॉल्यूशन ये आईआईटी के बच्चे निकालेंगे। आईआईटी से पढ़ेंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाएगी, बहुत शानदार शिक्षा दी जाएगी, वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी, जो कि होती हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में। और वहां से पढ़ के ये छात्र जो है उन समस्याओं का समाधान करेंगे। तो अब जैसे आज से 2-3 दशक पहले जो सवाल बार बार उठता था, वो सवाल ये था कि यार ये आईआईटी के लड़के लड़कियां पढ़ते यहां पर हैं और ग्रेजुएट होते ही विदेश चले जाते हैं। ये भी बात सच है और वो अभी भी सच है। मतलब अगर मैं अभी भी अपने बैच को देखूं तो अगर मेरा 400 के आसपास छात्रों का बैच था मेरा आईआईटी कानपुर में, उनमें से तकरीबन 200 से ऊपर लोग भारत के बाहर हैं, कोई डाउट ही नहीं है। मतलब मैं जब भी हमारे आईआईटी वाले, हमारे दोस्तों के, हमारे बैचमेट्स के जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह हैं, तो मैं वो नंबर देखता हूं तो आधे नंबर तो इंडिया के बाहर के हैं। तो मतलब ये निश्चित है कि आधा बैच तो भारत के बाहर है, इसमें कोई शक नहीं है, ये अभी भी है। उस समय विवाद ये उठता था कि यार इन पे खर्चा भारत सरकार कर रही है इनको पढ़ाने में, क्योंकि पढ़ाई बहुत सब्सिडाइज्ड है आईआईटी के अंदर। तो इतनी सब्सिडाइज्ड पढ़ाई के बाद ये लोग बाहर चले जाते हैं, देश के विकास में योगदान करते नहीं है। तो ये पहले ये विदेश चले जाने के चलन का एक वो क्रिटिसिज्म रहा है, फिर आईएएस बनने का क्रिटिसिज्म रहा है। यूपीएससी की परीक्षा में आईआईटी वाले बैठते थे और आईएएस बन जाते थे, तो ये आता था कि यार इन पर देश ने इतना खर्चा किया इनको इंजीनियर बनाने में, अब ये लोग कलेक्टर बन गए, ये इसका क्या फायदा हुआ। कलेक्टर तो कोई भी बन जाता भाई, अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियरिंग के फील्ड में अच्छा काम करो ना। अब क्या है, अब ये आलोचना आ रही है कि यार ये तकनीकी नौकरियों की जगह एनालिटिक्स वाले काम कर रहे हैं, कि कंपनियां इनको डेटा एनालिसिस और एनालिटिक्स वाले काम दे रही हैं, उसमें ये काम कर रहे हैं। तो किसी ना किसी तरह से राष्ट्र निर्माण में आईआईटीज का जो योगदान है, क्या वो उचित है, क्या वो पर्याप्त है। देखो हम इससे मना नहीं कर सकते कि योगदान है,
लेकिन क्या वो योगदान जो है वो पर्याप्त है या नहीं, इस बात को लेके कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई चर्चा देश में हमेशा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, अब इसका एक कारण जो यहां पे जो लेखक हैं इस आर्टिकल के, वो आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर हैं। तो उन्होंने एक बात बिल्कुल सही लिखी कि यार आप जब आईआईटी के अंदर जाते हो, अब हालांकि मेरे को आईआईटी गए बहुत साल हो गए, मैं 2007 में निकल गया था और 2023 चल रहा है, तो 16 साल हो गए। उस समय की परिस्थिति मैं आपको बता रहा हूं, मेरा विचार यह है कि अभी भी ज्यादा नहीं बदली होगी, कि कैंपस जो होता है, जैसे कानपुर में हमारा कैंपस था, कानपुर शहर अलग था, हमारा कैंपस एकदम अलग था। हमारे कैंपस का कानपुर शहर से कोई मतलब नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। हमारे यहां हम कभी भी कानपुर शहर के अफसरों से नहीं मिलते थे, कानपुर शहर की क्या प्रॉब्लम्स हैं उन पर हम कभी चर्चा नहीं करते थे, कानपुर शहर में क्या, या उत्तर प्रदेश में फॉर दैट मैटर, क्या होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते थे। यानी कि आईआईटीज जो हैं वो देश की वास्तविक समस्याओं से परिचित होने का आपको कोई अवसर प्रदान नहीं करती, ये करिकुलम में नहीं है, ये आप याद रखें। तो ऐसा नहीं है, और केवल कानपुर नहीं, अगर आप आईआईटी बॉम्बे में भी हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आईआईटी बॉम्बे में ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो आप बॉम्बे की, इतनी खराब सड़कें हैं बॉम्बे की, कि आप यहां की सड़कों पे कुछ प्रोजेक्ट करोगे, ऐसा नहीं होता। या फिर आप आईआईटी दिल्ली में हैं तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली के प्रदूषण पर आप कुछ काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। यानी कि आपका जो एक कैंपस है वो एक अलग दुनिया होता है, आप वहां पे पढ़ाई करते हो, लेकिन वास्तविक जो चीजें हो रही हैं बाहर, उनसे आपका कितना जुड़ाव है, इसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है आपके करिकुलम में, आपके पाठ्यक्रम में इसका कोई योगदान नहीं है। हां, कभी कभी कोई कोई प्रोजेक्ट होता है, जैसे भाई कानपुर में एक स्टेडियम था ग्रीन पार्क, अभी भी है, ग्रीन पार्क एक स्टेडियम है जहां क्रिकेट मैच होते हैं, तो उसकी संरचनात्मक स्थिति ठीक है कि नहीं, यह प्रोजेक्ट आईआईटी कानपुर को दिया गया, पर उसमें क्या है, छात्र इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ प्रोफेसर ये काम कर रहे थे, उनके एक दो पीएचडी वाले बच्चे ये काम कर रहे थे। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई उसमें सारे बच्चे इन्वॉल्व हुए या फिर छात्रों को वहां लेके जाया गया, वहां पे स्टडी कराया गया। ऐसा अपने 4 साल के पाठ्यक्रम में हमें शहर में टूर पे या शहर की कोई चीज दिखाने के लिए शायद 1 या 2 बार लेके जाया गया। तो आप ये देखेंगे कि बाहर की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो एक तरफ आप ये शिकायत कर रहे हैं कि ये बच्चे जो है ये देश की समस्याओं को सुलझाने में इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरी तरफ आपने करिकुलम में ऐसा क्या डाला है कि वो इंटरेस्टेड हो। करिकुलम में आप क्या कर रहे हो, उनको थ्योरियां पढ़ा रहे हो, आप थ्योरियां पढ़ा रहे हो, बच्चे थ्योरियां पढ़ रहे हैं, थ्योरियां एग्जाम में लिख के आ रहे हैं, बात खत्म। तो क्या हो रहा है, वो लोग अच्छे स्मार्ट बच्चे हैं, कोई डाउट नहीं है, अच्छा एग्जाम क्लियर करके आए हैं, तो अच्छे से थ्योरियां पढ़ लेते हैं, अच्छे से एग्जाम पास कर लेते हैं। उसके बाद जिस भी कंपनी को स्मार्ट लोगों की आवश्यकता होती है वो उनको ले लेती है, जो उनको अफोर्ड कर पाती है, जो उनको उतना पैसा देने को तैयार है। आपने देश की समस्याओं के साथ ये लोग जुड़े, देश की समस्याओं को ये लोग समझें, इसके लिए आपने क्या किया? क्या आपने करिकुलम में ऐसा कुछ डाला? क्या आपने पाठ्यक्रम में इस प्रकार का कोई बदलाव किया? आपने ऐसा किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक चीज यहां पे लेखक और कहते हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यार, आपको पता है दुनिया के बाकी विश्वविद्यालयों में चयन कैसे होता है? आप में से अगर कोई हार्वर्ड में या स्टैनफोर्ड में या एमआईटी में या जो बाकी ऑक्सफोर्ड में अप्लाई करना चाहे किसी डिग्री के लिए, क्योंकि आईआईटी उनसे कम तो है नहीं, किसी भी हर तरह से उनसे बेहतर ही कॉलेज है, तो अगर उनमें आप अप्लाई करना चाहो तो वो केवल आपके ग्रेड्स नहीं देखते, या फिर एक जो एग्जाम होता है एसएटी आप देते हो कि भाई, या फिर जीमैट देते हो या जीआरई देते हो, केवल उसका स्कोर काफी नहीं होता, वो साथ में आपकी पर्सनैलिटी भी देखते हैं कि यार आपका जो व्यक्तित्व है क्या वो इस लायक है कि यार मतलब आपका जो व्यक्तित्व है क्या वो इस लायक है क्या। और इसमें कोई बुराई नहीं है, वो इस बात को एग्जामिन करते हैं कि यार आप जो है समस्या सुलझाने वाले आदमी हो या नहीं हो, कि आपका इंक्लिनेशन जो है, जो आपका सोचने का तरीका है, क्या वो इंजीनियरिंग के हिसाब से है या नहीं है। तो ये एक वो व्यवस्था हमेशा करते हैं, बहुत सारे आपसे ऐसे लिखाते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं। जबकि भारत में क्या होता है, हम बस एग्जाम लेते हैं। हमने एक एग्जाम लिया, वो एग्जाम में जो ऊपर के 1000 बच्चे हैं, 2000 बच्चे हैं, 5000 बच्चे हैं, जितनी भी सीट होती हैं आजकल, उतने बच्चों को हमने आईआईटी में ले लिया, बाकी को हटा दिया। ठीक है, अब हमने ये नहीं देखा कि यार वो जो बच्चे थे क्या उनके अंदर वास्तविकता में आईआईटी में पढ़ने वाला जो एक्यूमेन चाहिए होता है वो है।
क्या उनमें वास्तव में वो समस्या को सॉल्व करने वाला पोटेंशियल है? तो ये भी हमको देखना चाहिए कि, और ऐसे बहुत ज्यादा बच्चे भी नहीं बैठते यार, IIT जेईई में 1.5 लाख बच्चे बैठते हैं और 5,000 से ऊपर तो फैकल्टी मेंबर्स हैं IIT में। तो अगर फैकल्टी मेंबर्स चाहें तो IIT की चयन प्रक्रिया जो है उसको थोड़ा और बेहतर बना सकते हैं कि हम चयन के स्तर पर भी ऐसे बच्चे लें कि भाई जहां पर हम ऐसे बच्चे लें जिनका पोटेंशियल हो, जिनका एक्यूमेन हो। कोई जरूरी नहीं है कि वो बच्चा जो है टेस्ट में सबसे ज्यादा नंबर लाए, लेकिन उसका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, एक मेथड है, उस बच्चे को हम ज्यादा प्रवेश देने का प्रयास करें। ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। और यहां पर ये कहते हैं कि भाई यहां पर थोड़ा सा सरकारों को भी IITs का मार्गदर्शन करना चाहिए कि IITs को स्वायत्तता दी गई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब भी IITs को उनका उद्देश्य नहीं भूलने देना चाहिए। अभी क्या हो गया है, IITs को जैसे IIT बोलते हैं हमारे दिमाग में भी आता है कि अच्छा ये तो बड़े पैसे कमाता होगा, IIT का आदमी है, मतलब किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता होगा और प्राइवेट कंपनी में नौकरी करके बड़ा पैकेज लेता होगा, ये हमारे दिमाग में आता है तुरंत। जबकि यह IIT का उद्देश्य थोड़ा ना था यार। IIT का उद्देश्य यह था कि देश की समस्याओं को वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सरकारों को भी IIT को स्वायत्तता दीजिए आप, लेकिन साथ के साथ उनका मार्गदर्शन करें ताकि वो निजी क्षेत्र के साधन ना बन जाएं, कि निजी क्षेत्र ये ना देखे कि यार ये कॉलेज है, यहां जाके हम बस लोग हायर करके आएंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐसा IIT का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये अपने आप में आर्टिकल कहता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की ओर। यार ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, डी सुब्बाराव साहब ने लिखा है। डी सुब्बाराव साहब भी पिछला वाला जो मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा था उसके ही उदाहरण हैं। डी सुब्बाराव साहब जो है वो IIT कानपुर से ग्रेजुएट हुए, फिर यूपीएससी परीक्षा में रैंक 1 लाए, यूपीएससी के टॉपर थे डी सुब्बाराव साहब, और फिर आगे जाके वो RBI के गवर्नर बने। RBI के गवर्नर बनके फिर वो रिटायर हो गए और अब वो अर्थशास्त्री है, RBI के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या लिखा है कि भाई वित्त आयोग के सामने क्या चुनौतियां आने वाली हैं। तो यार वित्त आयोग क्या होता है? फाइनेंस कमीशन संवैधानिक बॉडी है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत का राष्ट्रपति यानी कि भारत सरकार, राष्ट्रपति जब भी कहा जाता है वो बेसिकली भारत सरकार के लिए ही होता है, ठीक है। तो भाई राष्ट्रपति जो है वो एक वित्त आयोग की नियुक्ति करेगा। तो वित्त आयोग का काम क्या होता है कि भाई वित्त आयोग जो राजस्व होता है देश में उसका ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बंटवारा करता है। ऊर्ध्वाधर बंटवारा मतलब क्या होता है? वर्टिकल। इसका मतलब क्या होता है? केंद्र और राज्यों के बीच में बंटवारा। केंद्र और राज्य के बीच में बंटवारा जो होता है इसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, क्योंकि केंद्र बड़ा माना जाता है, राज्य थोड़ा छोटा माना जाता है। क्षैतिज मतलब बराबरी वालों में बंटवारा, यानी कि राज्य 1 और राज्य 2, राज्यों में आपस का बंटवारा, यह क्षैतिज बंटवारा होता है। तो जो भी आपके यहां राजस्व है, जो भी आपके यहां रेवेन्यू है, उसका बंटवारा कैसे किया जाएगा केंद्र और राज्य में, और राज्य में यह निर्णय कौन लेता है? यह आपका वित्त आयोग लेता है, फाइनेंस कमीशन लेता है, ठीक है। तो यार अब कुछ महीनों में नया वित्त आयोग आने वाला है, और इसके पहले 2014 के पहले भारत में योजना आयोग होता था, आपको याद होगा, प्लानिंग कमीशन जिसको हम कहते थे। नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने योजना आयोग को कर दिया खत्म। तो अब क्या है, इसके पहले योजना आयोग बड़ा शक्तिशाली होता था। इनफैक्ट योजना आयोग की एक आलोचना भी है। अगर आपने मेरे अर्थशास्त्र के रमेश सिंह वाले लेक्चर्स देखे हैं जहां पे मैंने योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में बताया है, वहां आपको मैंने ये बताया है कि योजना आयोग की एक बहुत बड़ी आलोचना यही थी कि यार वो सुपर पावर बन गया था, कि वित्त आयोग वगैरह की कुछ चलती नहीं थी, सारे डिसीजन जो है वो योजना आयोग ही लिया करता था। तो अब क्या हो गया, योजना आयोग हो गया खत्म। तो वित्त आयोग जो है ये वित्तीय संघवाद का सबसे बड़ा संरक्षक है। संघवाद क्या होता है? जहां पे सारी शक्तियां केवल केंद्र के पास नहीं है, राज्य को भी शक्तियां दी जाती हैं। तो वित्तीय संघवाद मतलब जो भी राजस्व देश में इकट्ठा होता है वो केवल केंद्र का नहीं है, केंद्र और राज्यों में बंटता है। यह होता है संघवाद, ठीक है, वित्तीय संघवाद। तो वित्तीय संघवाद सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी आपके वित्त आयोग को दी गई है। जैसे भारत में अभी क्या स्थिति है, जो भी 1 रुपया टैक्स में आता है उसमें से 41% जो है वो राज्यों को मिलता है। आमतौर पे ये एक बंटवारा है। तो अगर 1 रुपया मान लीजिए टैक्स आप दे रहे हैं तो उसमें से 41 पैसे जो हैं वो राज्यों को मिलेंगे और 59 पैसे केंद्र रखता है, क्योंकि केंद्र के निश्चित तौर पे खर्चे कहीं ज्यादा होते हैं। सुब्बाराव साहब ये कहते हैं कि यार पिछला वाला जो वित्त आयोग बना था उसमें पहले ही बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। कंट्रोवर्सी क्या थी? देखिए, केंद्र राज्य जो है ये तो चलता रहता है, ये उतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती, क्योंकि केंद्र और राज्य का जो बंटवारा है वो तो ठीक है, अपने आप में आप करते रहते हो।
अगर राज्य के पास पैसे कम पड़ते हैं तो वो केंद्र से मांग लेता है, वगैरह वगैरह बहुत तरह की चीजें इसमें होती रहती हैं। ठीक है, समस्या आती है राज्य राज्य के बंटवारे में कि अगर राजस्व आया तो वो दो राज्यों में कैसे बांटा जाना चाहिए। तो उसके पहले 2017 में जो वित्त आयोग बना था, उसके पहले हम क्या करते थे, जनसंख्या को आधार मानते थे कि भाई जहां पे लोग ज्यादा हैं वहां पर रेवेन्यू ज्यादा मिलना चाहिए। लेकिन हम 1971 की जनसंख्या को आधार मानते थे, क्योंकि 1971 के बाद भारत सरकार ने राज्यों से आग्रह करना शुरू किया कि भैया अपनी जनसंख्या कम करो, जनसंख्या की या फिर बढ़त रोको, उसकी जनसंख्या को नियंत्रित करो। तो क्या हुआ, कुछ राज्यों ने, जैसे खास तौर पे दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण को सक्सेसफुली किया। हमको पता है ये बात कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। वहीं उत्तर भारत के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, आपका राजस्थान हो गया, ये राज्य जो हैं ये अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करने में सफल नहीं रहे। तो अब पिछले वित्त आयोग को सरकार ने क्या कह दिया कि यार आप 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग करो, ना कि 1971 के। यानी कि लॉजिकली सोचो कि अगर 1971 से 2011 तक अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बढ़ गई और केरल की नहीं बढ़ी, तो उत्तर प्रदेश को अब ज्यादा राजस्व मिलेगा केरल की तुलना में। जितना राजस्व पहले केरल को मिलता था उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश, केरल को उतना ही मिलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश को जितना राजस्व मिलता था उससे ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा। तो केरल कहेगा यार एक तो मैंने अपनी जनसंख्या कंट्रोल करी, इसका मेरे को लाभ मिलना चाहिए ना। आप क्या कर रहे हो, जिसने अपनी जनसंख्या कंट्रोल नहीं करी आप उसको लाभ दे रहे हो, आप उसको एक तरह से अवार्ड दे रहे हो। जिन राज्यों ने अपनी जनसंख्या का नियंत्रण ठीक से नहीं किया आप उनको इंसेंटिवाइज कर रहे हो, आप उनको लाभ प्रदान कर रहे हो। यह अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। आपको याद होगा भी कुछ दिनों पहले मैंने आपको संसद की सीटों के बारे में बताया था, वहां भी यही प्रॉब्लम आने वाली है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कई गुना बढ़ गई है, केरल की उतनी नहीं बढ़ी है। तो केरल की सीटें थोड़ी सी ही बढ़ेंगी, उत्तर प्रदेश की सीटें शायद 2.5 गुना हो जाएंगी संसद में। यानी कि जिस राज्य ने अपनी जनसंख्या नियंत्रण नहीं करी उस राज्य को फायदा हो जाएगा। तो एक ये अपने आप में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी जो पिछले वित्त आयोग ने फेस करी कि यार वो दक्षिण भारतीय राज्यों ने खास तौर पे शिकायत करी कि यार हमने अपनी जनसंख्या नियंत्रित करी, आपने कहा नियंत्रित करो, हमने नियंत्रित करी, अब हमको तो नुकसान हो रहा है ना भाई नियंत्रित करने से। ये जो है दक्षिण भारतीय राज्यों ने कहा। इसके अलावा जिन राज्यों में राजस्व घाटा होता है कई बार उनको भी अतिरिक्त सहायता दी जाती है। लेकिन वो क्यों दी जाती है, क्योंकि आप ऐसा नहीं चाहते कि यार देखिए लॉजिक क्या होता है कि नागरिक के लिए आप सोचते हो कि मैं मान लीजिए एक ऐसे राज्य का नागरिक हूं, मान लीजिए मैं एक राज्य का नागरिक हूं जहां बहुत घाटा हो रहा है सरकार को, तो यार सरकार मेरे को सुविधाएं नहीं देगी ना फिर कोई भी। इसमें मेरी क्या गलती है, नागरिक की तो कोई गलती नहीं है कि वो एक राज्य में रहता है। मतलब अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के नागरिक को केरल के नागरिक की तुलना में कम सुविधाएं मिलती हैं, तो नागरिक तो ये कहेगा ना मेरी क्या गलती है सर कि मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूं, मेरे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। तो इसीलिए जहां पे राजस्व घाटा ज्यादा है उनको सहायता अतिरिक्त दी जाती है। लेकिन यार ये भी एक तरह का जो खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं उनको लग गया कि यार खराब करो तो भी ये लोग हेल्प तो कर ही देते हैं। समझ रहे हो कि नहीं हो, समझ रहे हो कि नहीं आप इस बात को कि उन पर वो ऐसा फील नहीं कर रहे कि हमको अपना प्रदर्शन सुधारना है। उनको लग रहा है अगर हम खराब भी करते हैं तो मदद करके ये लोग बराबरी पे तो ले ही आते हैं, तो क्यों मेहनत करनी है फालतू की। तो ये एक एटीट्यूड जो है आपको देखने को हो गया, आपको देखने को मिलता है। तो अक्सर ये देखा गया है कि क्षैतिज बंटवारे में जो धनी राज्य हैं वो पिछड़े राज्यों के लिए त्याग करते हैं, यानी कि धनी राज्यों को संसाधन कम मिलते हैं, पिछड़े राज्यों को ज्यादा मिलते हैं, जिससे जो धनी राज्य हैं जो अच्छा कर रहे हैं उनको शिकायत होती है कि यार हम अच्छा इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि हमने मेहनत करी। समझ रहे हो कि नहीं, आप क्या कर रहे हो, सारी चीजें उनको ही दे रहे हो जो खराब कर रहे हैं। तो यार फिर तो हम भी अगली बार से खराब ही करेंगे। अगर सारी सुविधाएं उन्हीं लोगों को मिलेंगी जो खराब ही करते हैं सब कुछ, तो अगली बार से हम भी खराब ही प्रदर्शन करेंगे, उसका ही ज्यादा फायदा लगता है। ठीक है, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा एक शिकायत जो है हमेशा से रही है। अच्छा, एक और चीज जिसके बारे में, दो और चीजों के बारे में ये बात करते हैं। एक और चीज जिसके लिए ये कहते हैं कि भाई इसमें एक और बदलाव जिसकी आवश्यकता है कि यार अक्सर केंद्र सरकार क्या करने लगी है, राजस्व बढ़ाने के लिए सेस और सरचार्ज लगाने लगी है। देखिए अगर सरकार कोई भी नया टैक्स लगाती है तो उस टैक्स से जो भी राजस्व आएगा उसको राज्यों के साथ बांटना पड़ेगा।
लेकिन अगर सेस या सरचार्ज लगाती है, ये क्या होते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स होते हैं, कि आपने मान लो 10% टैक्स लगा रखा है, उस पर आपने 5% सरचार्ज लगा दिया, तो ये 10% टैक्स जो अमाउंट बनेगा इसका 5% ये कहलाता है सेस और सरचार्ज। इसको सेस बोलते हैं और सरचार्ज बोलते हैं। सरचार्ज जो होता है वो किसी भी चीज के लिए प्रयोग हो सकता है, सेस जो है वो एक विशेष पर्पस के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको मैंने इकोनॉमिक्स में पढ़ाया हुआ है। तो अब क्या है, लेकिन सेस और सरचार्ज को राज्यों से बांटना नहीं पड़ता। तो तमिलनाडु की सरकार ने एक पेपर जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि भाई केंद्र सरकार क्या करने लगी है, अब टैक्स लगाती ही नहीं है, अब सेस और सरचार्ज के जरिए ही राजस्व कमाने लगी है, ताकि राज्यों से बंटवारा करना ही ना पड़े। तो इससे क्या हो रहा है, राज्यों के साथ अन्याय हो रहा है, राज्यों के साथ गलत हो रहा है। तमिलनाडु की सरकार ने पेपर जारी किया, उसमें उन्होंने बताया कि जैसे 2011-12 में कुल राजस्व का 10.4% आपका सेस और सरचार्ज से आता था, यह भी ज्यादा है, इतना नहीं आना चाहिए। लेकिन 2019-20 में अगर आप देखोगे तो 20% से भी अधिक आपका राजस्व जो है वो सेस और सरचार्ज से आ रहा है। यानी कि कुल आय का 20% तो ऐसा हो गया है जिसको अब सरकारें बांटती ही नहीं हैं, जिसको अब सरकारें, केंद्र सरकार पूरी तरह से अपने पास रख लेती है। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ी शिकायत है। तो यहां पे सुब्बा राव साहब कहते हैं कि इसके लिए नियम बनना चाहिए, वित्त आयोग को इसके लिए नियम बनाना चाहिए। सेस और सरचार्ज जो है वो केवल विशेष परिस्थितियों में आना चाहिए। यह आपका जनरल रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल नहीं होना चाहिए कि हमको रेवेन्यू चाहिए तो चलो सेस लगा देते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सामान्य तौर पर रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए, तो आप टैक्स लगाइए। अगर आप सेस या सरचार्ज लगा रहे हैं तो उसके लिए कुछ कंडीशन होनी चाहिए, कुछ ऐसी दशा होनी चाहिए, कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। यह सुब्बा राव साहब यहां पे कहते हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं, जो फ्रीबीज की एक डिबेट चल रही है, मुफ्त वस्तुएं जो हैं, उन पर भी नियम बनाने की जरूरत है। सुब्बा राव साहब कहते हैं कि इस बात को हम समझते हैं, इस बात को मैं समझता हूं कि यह सरकारों का अधिकार है कि वो नागरिकों को चीजें दें, और हर सुविधा जो नागरिक को दी जाती है उसको फ्री भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ सुविधाएं जरूरी भी हैं, है ना, ये बात सही है। लेकिन ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी कि भाई सरकारें जो हैं वो जरूरत की चीजें गरीब लोगों को दें, इसमें कोई खराब बात नहीं है, इसे देनी चाहिए। सरकार बनती ही इसलिए है कि जनता की हेल्प कर पाए, जनता की सहायता कर पाए। लेकिन तब भी गैर जरूरी चीजें जो हैं वो जो बांटी जाती हैं फ्रीबीज के नाम पे, उन पर कैसे रोकथाम की जाए, इसके लिए वित्त आयोग को एक पहल करनी पड़ेगी। वित्त आयोग को पहल करके, बातचीत करके एक समाधान इसका निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा हमको नहीं पता, लेकिन ये वित्त आयोग के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां ये बताते हैं। पहली प्रमुख चुनौती ये है कि जनसंख्या के आधार पर बंटवारा आप अगर राजस्व का करोगे तो दक्षिण भारतीय राज्य जो है वो नाराज होंगे। दूसरी बात क्या है कि सेस और सरचार्ज जो है उसके लिए नियम बनना चाहिए कि यार अगर नियम नहीं बनेगा तो केंद्र जो है सारा पैसा धीरे धीरे सेस और सरचार्ज से लेना शुरू कर देगा और राज्यों के साथ बांटने की बाध्यता नहीं रहेगी। और तीसरा जो है वो ये है कि जो फ्रीबीज है, फ्रीबीज पर भी किसी ना किसी तरह का नियम बनाया जाना चाहिए। यह अपने आप में आवश्यक हो गया है, क्योंकि फ्रीबीज की जो समस्या है ये अक्रॉस पार्टीज है। सारी पार्टियां हर चुनाव में अभी ऑफर करने लगी हैं और उसके बाद कई बार वो पूरा कर देती हैं, कई बार पूरा नहीं कर पाती, पूरा करती हैं तो भी राजस्व पे बोझ पड़ता है। तो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बड़े मजेदार आदमी हैं यार। मुझे अभी भी याद है जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने थे, तब मैं एक संस्थान में, मतलब एक संस्थान चलाता था, तो वहां पर जब भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ाता था मैं हमेशा ये बोलता था कि यार डोनाल्ड ट्रंप के होने से ये फायदा है कि हर हफ्ते कुछ ना कुछ, मैं उस समय वीकली बुलेटिन लिया करता था, एक 3-4 घंटे की क्लास में लिया करता था जो उस सप्ताह के सारे करंट अफेयर्स कवर करता था मैं उसमें। तो यार डोनाल्ड ट्रंप के साथ मैं यही कहता था कि सबसे बड़ी फायदे की चीज यही है कि यार ट्रंप साहब जो हैं हमेशा न्यूज में रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं कि पढ़ाने के लिए बहुत आसान होता है कि वो मतलब कुछ ना कुछ होता रहेगा तो एक शिक्षक के तौर पे आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई इस हफ्ते क्या पढ़ाना है। तो भाई ट्रंप साहब अब राष्ट्रपति तो रहे नहीं, लेकिन न्यूज उनका पीछा नहीं छोड़ती, खबरें वो अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या हुआ, अमेरिका का एक न्यायिक व्यवस्था होती है, उसमें वहां पे उन्होंने क्या किया है कि डोनाल्ड ट्रंप को दूसरी बार इंडाइक्ट किया है। इंडाइक्ट करने का मतलब क्या है कि उन पर अभियोग चलाने की स्वीकृति दी है। और पिछली बार मामला क्या था, पिछली बार मामला यह था कि एक पॉर्न स्टार थी, एक कोई पॉर्न फिल्मों में काम करने वाली कोई महिला थी, स्टॉर्मी एडम्स नाम था शायद, मैं नाम भूल गया उनका, खैर नाम जरूरी नहीं है।
तो उन्होंने ऐसा आरोप लगाया था स्टॉर्मी जी ने कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनका मेरे साथ अफेयर था, और राष्ट्रपति बनने के पहले और अपने राष्ट्रपति चुनावों के प्रचार के दौरान इस चीज के लिए कि मैं इस बात को किसी को बताऊं ना, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी बजट में से मेरे को पैसा दिया था। और ट्रंप साहब के एक एडवाइजर थे माइकल कोहेन, उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि हां मैंने ही दिया, यह बात सही है, ट्रंप के कहने पे मैंने इन महिला को पैसा दिया था। तो चुनावी बजट जो होता है उसकी अमेरिका में अकाउंटिंग होती है, ठीक है। भारत जैसा नहीं है कि चुनाव में कौन कितना खर्चा कर रहा है किसी को नहीं पता। अमेरिका में चुनावी बजट काफी पारदर्शी होता है, सबको जानकारी होती है, उसकी अकाउंटिंग होती है, और उस पैसे का दुरुपयोग करना कानूनन अपराध है। तो आपने अगर किसी महिला को उसमें से ऐसे अनाधिकृत तौर पे पैसा दिया तो यह एक अपराध था। इसके लिए उनको इंडाइट किया गया, एक जूरी बिठाई गई। तो ग्रैंड जूरी कौन होते हैं? ग्रैंड जूरी कुछ लोग होते हैं, ठीक है, जो आपस में बैठते हैं। तो जो भी मान लीजिए सरकारी पक्ष ये मुकदमा करने वाला है, मुकदमा करने के पहले वो इस जूरी को अपने सारे दस्तावेज बताता है, सारे गवाहों से मिलवाता है कि भाई ये हमारे पास सबूत हैं, और ग्रैंड जूरी फिर ये तय करती है कि इस मामले को कोर्ट में लेकर जाएं या ना लेकर जाएं। अगर ग्रैंड जूरी कह देती कि नहीं यार कोई खास मामला नहीं है, तो फिर यह मामला कोर्ट में नहीं जाता। लेकिन ग्रैंड जूरी जो होती है सामान्य तौर पे इसमें लोगों को इंडाइट करती है, इसको इंडाइटमेंट कहते हैं। तो अगर इसमें इंडाइटमेंट हो गया, जैसे इसमें ट्रंप साहब का इंडाइटमेंट हो गया, इसको हम कहते हैं इंडाइट करना, तो ग्रैंड जूरी ने इस वाले मामले में, अच्छा ये मामला क्या है ये वाला, इस वाले मामले में ट्रंप साहब पे अभियोग चलाने की अनुमति दी है। तो यार ये वाला मामला क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इलेक्शन हार गए थे, राष्ट्रपति पद से हट गए 2020 में। 2020 में जब वो राष्ट्रपति पद से हटे, तो कायदे में जब आप राष्ट्रपति होते हो आपके पास देश की बहुत सारी गोपनीय जानकारी होती है, जो कि होनी भी चाहिए, आप राष्ट्रपति हो। देश का सुरक्षा व्यवस्था क्या है, गुप्तचर व्यवस्था क्या है, देश के हथियार क्या हैं, परमाणु हथियार कैसे हैं, इन सबकी जानकारी आपको होती है। लेकिन एक बार जब आप राष्ट्रपति पद से हट गए तो यार आप समझते हो ना, आप पद और गोपनीयता की शपथ लेते हो कि इन चीजों के बारे में आप किसी को नहीं बताओगे, और साथ के साथ आपके पास अगर कोई गोपनीय दस्तावेज भी है तो वो सारे दस्तावेज जो है आप आर्काइव में जमा करोगे और तब आप ऑफिस छोड़ोगे। ट्रंप साहब ने क्या किया, ऐसे काफी सारे कागज थे जो उनके घर पे थे, जो कि सामान्य बात है, हम लोग भी कई बार ऑफिस से पेपर्स घर ले आते हैं, कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब ने जब व्हाइट हाउस खाली किया, तो व्हाइट हाउस खाली करते हुए ऐसे बहुत सारे कागज वो अपने एक घर में ले गए। चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ले भी गए तो भी आप उन कागजों को वापस कर दें सरकार को कि यार ये मेरे साथ गलती से आ गए, ये सरकारी कागज हैं, मेरे कागज नहीं है। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या किया, ऐसी अनेकों पार्टियां की, बार बार ऐसे कुछ गवाह निकल के आ रहे हैं जो कह रहे हैं ट्रंप साहब अपने घर पे अपने दोस्तों को बुलाते थे और उन दोस्तों को अमेरिका के सुरक्षा से जुड़े हुए सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स दिखाते थे कि ये देखो ये हमारी मिसाइलें हैं, ये हमारे हथियार हैं, वगैरह वगैरह। अपने दोस्तों में ब्रैग करने के लिए, डींग हाँकने के लिए वो इन जो है कागजों का प्रयोग करते थे, वो पेपर्स दिखाते थे अपने मित्रों को। अब ये बहुत गंभीर अपराध है। प्रॉब्लम क्या है कि ये वाला अपराध, जो एक पॉर्न स्टार को उन्होंने पैसा दिया, वो फिर भी उतना बड़ा अपराध नहीं है, छोटी मोटी सजा उसमें अगर होगी तो होगी, अगर वो दोषी करार दिए गए। लेकिन यार ये वाला जो अपराध है, ये तो सीधा सीधा जासूसी अधिनियम के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें व्यक्ति को 20 साल तक की जेल हो सकती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है। और ये कागजात जो है, एक फोटो मैंने यहां पे लगाया है, टाइम मैगजीन ने छापा था। तो ट्रंप साहब का जो आवास था, उसके बाथरूम में, उसके टॉयलेट में, ये उनका स्टोर रूम है, स्टोर रूम में बहुत सारे, इन सारे कार्टन्स में वो सारे दस्तावेज थे जो कि गोपनीय दस्तावेज थे, वो उनके घर के स्टोर रूम में पाए गए। तो अमेरिकी एजेंसियों ने उन दस्तावेजों को कब्जे में लिया और उसके बाद इन पर मुकदमा चलाने की अनुमति के लिए एक ग्रैंड जूरी के पास गए। ग्रैंड जूरी ने यह पूरा मामला सुना, इस पूरे मामले के डिटेल्स देखे, इस पूरे मामले के दस्तावेज देखे, गवाहों की बयानात सुने, और उसके बाद ग्रैंड जूरी ने कहा कि भाई इस मामले में अभियोग चलना चाहिए, यह मामला जो है गंभीर है, इसको आप तुरंत न्यायालय लेके जाएं। ठीक है, तो ट्रंप साहब, इसमें क्या होता है कि अभियुक्त को, जो आरोपी होता है, उसको सरेंडर करना होता है, या फिर अगर वो सरेंडर नहीं करता तो उसको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ट्रंप साहब ने तुरंत सरेंडर किया। सरेंडर करने का मतलब यह होता है कि वो कोर्ट गए और बोले हाँ मैं तैयार हूं, आप कर लो ट्रायल। ठीक है, तो ये हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब पे ये दूसरा मुकदमा है, पहला आपको बता ही दिया मैंने, और दूसरा मुकदमा ये है।
तो दो बड़े बड़े मुकदमे अब डोनाल्ड ट्रंप साहब पे चल रहे हैं और यह स्पष्ट है कि 2024 में ट्रंप साहब जो है राष्ट्रपति पद का चुनाव एक बार दोबारा या तीसरी बार लड़ना चाहते हैं, क्योंकि अमेरिका के संविधान के हिसाब से आप चुनाव कितनी भी बार लड़ सकते हो, राष्ट्रपति आप 2 बार रह सकते हो। ठीक है, 2 फुल टर्म आप राष्ट्रपति रह सकते हो। तो ट्रंप साहब अभी एक ही बार रहे हैं, अगली बार वो चुनाव हार गए, पर वो ये चाहते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी उनको ही इस बार फिर से अपना कैंडिडेट बनाए और वो एक बार और चुनाव लड़ें। तो निश्चित तौर पे इन सारे मुकदमों का उनके कैंपेन पर प्रभाव पड़ने वाला है। उनका जो एक कैंपेन है ये अपने आप में काफी प्रभावित हो सकता है इन आरोपों से, खास तौर पे इस बार क्योंकि आरोप काफी गंभीर हैं। लेकिन हो क्या रहा है, ट्रंप साहब ने यह भी एक चीज कही कि यार कि एक बात यह भी समझने वाली है कि इसके पहले ऐसा नहीं हुआ कि यह मामला केवल ट्रंप पर ही हुआ है। उन्होंने बोला है कि बाइडेन जो अभी राष्ट्रपति हैं, इसके पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे, जब बराक ओबामा राष्ट्रपति थे तो जो बाइडेन उपराष्ट्रपति थे, बाइडेन, हिलेरी क्लिंटन और माइक पेंस जो डोनाल्ड ट्रंप के अंडर ही उपराष्ट्रपति थे, इसके पहले उनके घरों से भी कई बार सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स निकले हैं, लेकिन उन पर तो आपने कभी मुकदमा नहीं चलाया। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कह रहे हैं कि आप मेरे को टारगेट कर रहे हो, आप जो है जबरदस्ती एक मामूली से मामले को आप बढ़ावा दे रहे हो, आप मेरे को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हो, क्योंकि इसके पहले दूसरे ने आपके राष्ट्रपति के अपने घर से निकले, आपकी जो हिलेरी क्लिंटन थी, आपकी पार्टी की बड़ी नेता है, उनके यहां से निकले, माइक पेंस जो मेरे अंडर उपराष्ट्रपति रहे थे उनके घर से भी निकले, उन पर तो आपने कभी अभियोग नहीं चलाया। मेरे ऊपर आप सीधा कोर्ट चले गए और इंडाइटमेंट करा रहे हो, तो आप मेरे को टारगेट कर रहे हो और यह पूरी तरह से राजनीतिक मामला है, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया है। ठीक है, तो इससे लगता यह है कि अच्छा, यह आपको मैं बता ही चुका कि अमेरिका के कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में, क्योंकि अमेरिका में कोर्ट में ट्रायल बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आप देखेंगे भारत में कोर्ट में केस ऐसे ही चलते रहते हैं, अमेरिका में न्यायालय में जाना बड़ा महंगा होता है, बहुत रेयर चीज होती है, बहुत बड़ी बात होती है कि आप पे कोर्ट में केस चल रहा है। तो अक्सर आप देखते होंगे कि कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करने की कोशिश की जाती है, या फिर प्ली बार्गेन होता है कि भाई आप एक काम करो, अब 2 साल की सजा लेके आप खत्म करो, केस नहीं लड़ते। ट्रायल से वहां पे लोग बचना चाहते हैं, ट्रायल बहुत बड़ी चीज मानी जाती है, तो इसीलिए उसके पहले एक बार ग्रैंड जूरी सुनवाई करके आरोप तय करती है कि हाँ यार, ये आरोप को लेके आप कोर्ट में जा सकते हो। इसके बाद ही आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। तो ट्रंप साहब के साथ वो चरण हो चुका है, वो स्टेज हो चुकी है। और अब जो है ये, इससे एक चीज जो स्पष्ट है, 2024 में अगर ट्रंप साहब चुनाव लड़ते हैं, अगर रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप को अपना उम्मीदवार, अपना कैंडिडेट घोषित करती है, तो यार ये चुनाव जो होने वाला है, ये बड़ा बटा हुआ चुनाव होने वाला है, बड़ा डिवाइसिव चुनाव होने वाला है। यानी कि मतलब ट्रंप साहब जो हैं वो निश्चित तौर पे इस मुद्दे को लेकर काफी शोर करने वाले हैं, काफी विवाद करने वाले हैं। और ये जो ऑलरेडी एक अमेरिका की राजनीतिक दशा है कि वहां पर एक बड़ी जिसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव राजनीति हो गई है, वो और बढ़ जाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं। तो ये एक चुनाव में इसका काफी असर हमको अगले साल के देखने को मिल सकता है। लेकिन आने वाले समय में नजर रखेंगे इस पे कि ट्रंप साहब के ट्रायल में क्या होता है, देखते हैं। तो ट्रंप साहब कभी भी मनोरंजन करना समाप्त नहीं करते, तो देखते हैं इस बार इस ट्रायल में क्या परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। चलिए आज के आखिरी आर्टिकल पे चलते हैं। ये भारत सरकार के जो शिपिंग के सचिव हैं उन्होंने लिखा है। नॉर्मली सरकारी अफसरों के आर्टिकल में पढ़ाता नहीं हूं, लेकिन कई सारी ऐसी चीजें थी इसमें जो जरूरी हैं। बाकी में सरकार की इन्होंने बहुत तारीफ करी है, तो यार ये खुद सचिव हैं, ये तो सरकार की तारीफ करेंगे ही, तो इनकी तारीफों को हम छोड़ देते हैं। लेकिन आंकड़े और आंकड़ों से भी ज्यादा जो पॉइंट है वो पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। तो यार ये जो आर्टिकल लिखा है, ये लिखा है भारत के पत्तनों या फिर बंदरगाहों के विकास पर। तो हम सबको पता है कि भारत जो है, भारत की एक बहुत लंबी कोस्ट लाइन है, हमको इस बात की जानकारी है। अगर आप भारत का मानचित्र भी देखें तो आप पाएंगे कि एक बहुत लंबी भारत की तटीय सीमा है कि नहीं है। ये पूरी यहां से तटीय सीमा शुरू होती है और ये पूरा भारत का दक्षिणी भाग जो है, प्रायद्वीपीय भाग जो है, पूर्वी भाग, ये सब भारत की तटीय सीमा मानी जाती है। तो एक लंबा सा तट जो है, यहां पे नहीं, माफ कीजिएगा, यहां पे म्यांमार आ जाता है, ये नहीं है। तो एक तटीय सीमा भारत की बहुत लंबी चौड़ी तटीय सीमा है और इस तटीय सीमा का व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत भारी महत्व है, यह भी हमको पता है। तो वर्ल्ड बैंक जो है, विश्व बैंक, एक इंडेक्स जारी करता है, उसको हम कहते हैं लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। लॉजिस्टिक्स क्या होती है? बेसिकली सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज पाने की सुविधा। ठीक है, लॉजिस्टिक्स हमको पता है ना, कुरियर की सुविधा,
सामान को डिस्पैच करने की सुविधा, आयात निर्यात में सामान भेजने की सुविधा, इसको हम कहते हैं लॉजिस्टिक्स। तो वर्ल्ड लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स जो होता है कि आपका देश जो है वो लॉजिस्टिक्स में कैसा प्रदर्शन कर रहा है, उसमें भारत 38वें स्थान पे है। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कहां से सबसे ज्यादा सुगम है, इसमें भारत 22वें स्थान पे है, जबकि 2014 में हम 44वें स्थान पे थे। यानी कि एक सिग्निफिकेंट तरक्की हमको देखने को मिली है लॉजिस्टिकल इंडेक्स में भी, और इसके साथ के साथ अंतरराष्ट्रीय शिपमेंट कहां से करना ज्यादा सुगम है, ज्यादा आसान है, उसमें अब हम दुनिया में 22वें स्थान पे आ गए हैं, जबकि 2014 में हम इसमें 44वें स्थान पे थे। तो निश्चित तौर पे काफी सुधार हुआ है। तो यहां पे ये बताते हैं कि यार हमारा ड्वेल टाइम जो है वो काफी सुधरा है, और इसमें वो तुलनात्मक अध्ययन देते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े देश, उनका ड्वेल टाइम हमसे ज्यादा है। ये धुलाई नहीं ढुलाई होगा, माफ कीजिएगा, ये ढ होगा, ढुलाई यानी कि चढ़ाना उतारना। कि अगर एक शिप जो है आपका पत्तन पे आ गया, पोर्ट पर लग गया, उसके बाद जो माल है उसको उतारना और चढ़ाना, इस प्रक्रिया में औसतन कितना समय लगता है? तो भारत में यह समय केवल 3 दिन है, जबकि दुनिया के बड़े बड़े देशों में यह समय 5 दिन, 4.5 दिन, 3.7 दिन, 5.4 दिन, इस प्रकार का है। तो दुनिया में कुछ सबसे कम ड्वेल टाइम वाले देशों में से भारत एक है। ड्वेल टाइम जो है वो भारत में सबसे कम हो गया है। देखिए इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है कि आपने अगर अपना शिप भारत भेजा तो आपको पता है कि 3 दिन में वो दोबारा लोड हो सकता है और वो निकल सकता है, तो आपका समय बचता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यार। किसी भी लॉजिस्टिक्स के बिजनेस में समय तो सब कुछ है यार, समय तो बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ड्वेल टाइम जो होता है ये अपने आप में भारत का मात्र 3 दिन पे आ गया है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके अलावा जो भारत का टर्न अराउंड टाइम है, टर्न अराउंड टाइम मतलब कि अगर एक शिप जो है वो कोस्ट पर आया तो उसको आप वापस कितनी जल्दी निकाल सकते हो, लोडिंग अनलोडिंग नहीं, आना और जाना, बस ये प्रक्रिया, ये भारत में अब 1 दिन से भी कम है। क्योंकि याद रखिए शिप बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसको हार्बर करना, एक जगह पे रोकना और उसको दोबारा निकाल पाना, उसको एक बार मेंटेन करके उसको रिफ्यूल करके दोबारा निकाल पाना, इस पूरी प्रक्रिया में भारत में अब 0.9 दिन लगते हैं। जबकि यहां पर भी वो बाकी देशों के एग्जाम्पल देते हैं, किसी में 2 दिन, किसी में 2.5 दिन, किसी में 1.7 दिन, इस तरह के दिन लगते हैं। तो यहां पर भी भारत का जो ये टर्न अराउंड टाइम है ये भी दुनिया में सबसे कम में से एक है। तो निश्चित तौर पे जो भारतीय पत्तन हैं, जो भारतीय बंदरगाह हैं, वो सबसे तीव्र बंदरगाहों में से माने जाने लगे हैं कि यार यहां पे काम फटाफट होता है। यह तय है कि भारत के बंदरगाहों पे अगर आप व्यापार करोगे, चीजें भेजोगे, तो आपका काम जो है वो जल्दी से हो जाएगा, इसमें कोई शक अब नहीं है। ठीक है, और ये दोनों के दोनों, जैसा मैंने आपको बताया, विकसित देशों से भी कहीं बेहतर माना जाता है। तो यहां पर जो हमारे सचिव साहब है वो कहते हैं कि ये अचीव कैसे हुआ, ये हुआ कैसे? वो कहते हैं कि यार ये अचीव ऐसे हुआ कि हमने ज्यादा निवेश किया। हमने अपने बंदरगाहों का क्या किया, उनका किया हमने अपग्रेडेशन, उनमें हमने सुधार किए, बहुत सारा उनमें पूंजी निवेश किया और नई नई बेहतर तकनीकें आपको बनाकर दी। यार ये सारी चीजें जो होती हैं टेक्नोलॉजी से सॉल्व हो सकती हैं कि आप ट्रैफिक ना होने दो, वहां पर आप जो है जल्दी से जल्दी चीजों को लोड करना शुरू करो, अनलोड करना शुरू करो, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो ये जो है नई बेहतर तकनीकें हमने लगाई, तो ये इसके कारण इसका परिणाम हमको देखने को मिल रहा है कि हमारे बंदरगाह जो है दुनिया के सबसे तीव्र बंदरगाहों में से हो गए हैं। 12 प्रमुख बंदरगाह जो भारत के हैं उनकी क्षमता 2015 में 871 मिलियन टन की थी कि इतना माल आ सकता था उन पे। 2022-23 में अब वो 1617 मिलियन टन पे आ गए हैं, लगभग दुगना हो गया है। पिछले 8-9 साल में जितना लोड, जितना बोझा हमारे बंदरगाह ले सकते हैं, वो बोझ जो है, वो आपका कैपेसिटी जो है, क्षमता जो है, वो पहले की तुलना में लगभग दुगनी हो गई है 7-8 सालों में। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देश के बंदरगाहों की कुल क्षमता की बात करें कि कुल आपके देश के सारे बंदरगाहों की क्षमता क्या है, पहले अब ये 2600 मिलियन टन हो गई है, जबकि कुछ वर्ष पहले मात्र 1560 मिलियन टन थी। अब आपके बंदरगाह, हम कह रहे हैं ना बार बार कि इनमें सुधार हुआ कैसे, तो ये देखिए, ये कारण है कि कुल पीपीपी प्रोजेक्ट जो हैं, जो इन बंदरगाहों के बारे में चल रहे हैं, इन बंदरगाहों पर चल रहे हैं, वो अब 40,000 करोड़ के हैं, जबकि पहले 16,000 करोड़ के थे।
तो निश्चित तौर पे 2.5 गुना आप ये देखेंगे कि निवेश में विकास यहां पर देखने को मिला है हमको, जिसके कारण निश्चित तौर पे इनकी स्थिति में सुधार हुआ है। इसके अलावा कई सारे पोर्ट ऐसे हैं, यहां पर याद रखिए ये पोर्ट जो है ये अपना सिर्फ विकास नहीं कर रहे, ये अपने विकास को हरित विकास बनाने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो कई पोर्ट ऐसे हैं वो जितनी उनको आवश्यकता है, यानी कि जितनी बिजली, जितनी शक्ति, जितनी ऊर्जा वो प्रयोग करते हैं उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा वो उत्पन्न कर रहे हैं, वो भी हरित तरीके से। ठीक है, तो पोर्ट पर आप हरित ऊर्जा उत्पन्न भी करते हैं। तो ये आप याद रखिए कि कई सारे पोर्ट जो हैं वो ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हैं, कि वो अब डिपेंडेंट नहीं है कि भाई हम जो हैं बाहर से ऊर्जा लेंगे, वो खुद ही हरित ऊर्जा इतनी उत्पन्न कर रहे हैं कि वास्तव में वो हरित ऊर्जा के सप्लायर बन चुके हैं। अब उन्हें ऊर्जा लेने की आवश्यकता वास्तविकता में बची नहीं है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सरकार ने बहुत सारी चीजें करी हैं, कई सारी योजनाएं बनाई हैं, वो अब हमारे लिए जरूरी नहीं है। जब एंड में हम योजनाओं की एक साथ समरी पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा। लेकिन टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स पोर्टल बनाया गया है, उसका एक मरीन सेक्शन है। सागर सेतु नाम की ऐप बनाई गई है। ये क्या है कि आप वहां पे माल भेजने आए हैं, लेने आए हैं, आप कोई भी हैं, आपको जो भी समस्या है उसका एकल खिड़की समाधान है, यानी कि एक पोर्टल और एक ऐप बनाई गई है। इनके जरिए आपको जो भी समस्याएं हैं उनका आप एक ही जगह से समाधान करा सकते हो। अपने समाधान के लिए आपको जगह जगह भटकने और भागने की आवश्यकता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा लाभ होता है, इस प्रकार की सुविधाएं हो रही हैं। तो निश्चित तौर पे भारत का जो एक मरीन क्षेत्र है, जो बंदरगाह का मामला है, जो क्षेत्र है, उसमें आपको काफी विकास जो है देखने को मिल रहा है। यह बात यह आर्टिकल कहता है। चलिए अब फटाफट जो है चलते हैं आज के प्रश्नों पर। लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स इनमें से कौन सा संस्थान जारी करता है? अभी अभी पढ़ाया है, ठीक है, वरना यह सवाल बहुत मुश्किल था। अभी अभी पढ़ाया है तो आप आसानी से बता सकते हो। लॉजिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स इनमें से कौन सा संस्थान जारी करता है? WTO, वर्ल्ड बैंक, OECD या G20? विश्व बैंक इसका उत्तर है, अभी अभी आपको बताया था। ठीक है, आगे बढ़े, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्य कथन पहचानिए। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, आपको बताया आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। यह वित्त का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह का विभाजन करता है, बिल्कुल सही बात है। केंद्र और राज्य में भी वित्त का बंटवारा यह करता है और राज्यों के बीच परस्पर जो बंटवारा है वो भी यह करता है। तो आज इसमें हमारे दोनों कथन एकदम सत्य हैं, कोई भी कथन गलत नहीं है। ठीक है, ये यार एक इंटरेस्टिंग सवाल है। आप सोचिए, कई बार इस तरह के सवाल यूपीएससी मेंस में आते हैं, थोड़ा कठिन लग सकता है आपको, लेकिन तब भी प्रयास जरूर कीजिएगा। आईआईटी संस्थानों की राष्ट्र निर्माण में भूमिका और विस्तृत होनी चाहिए, इसमें चुनौतियों और संभावित उपायों की चर्चा कीजिए। तो आज जो हमने पढ़ा, जो हमने चर्चा की पहले 15-16 मिनट, उसके आधार पे आप इसका उत्तर लिखने का प्रयास करें। कमेंट्स में आप इसके जो भी आपके पास पॉइंट्स हैं वो लिखें। मैं एक बार कोशिश करूंगा कि उन पॉइंट्स को जरूर एक बार देखूं। ठीक है, या आप कोशिश कीजिए कि आईआईटीज जो हैं राष्ट्र निर्माण में जितना अभी वो योगदान दे रहे हैं, क्या वो योगदान पर्याप्त है या और योगदान की अपेक्षा है, और अगर और योगदान की अपेक्षा है तो उसमें क्या चुनौतियां हमको देखने को मिल रही हैं। ऐसा क्या हो रहा है कि आईआईटीज जो हैं वो उतना योगदान नहीं दे पा रहे जितना उनसे अपेक्षा है, और ऐसा हम क्या कर सकते हैं, ऐसे क्या समाधान हम निकाल सकते हैं जिनके जरिए वो योगदान आना शुरू हो जाए। तो ये आपको उत्तर जो है देने का प्रयास आज करना है। यह आपका आज का सब्जेक्टिव सवाल है। जाते जाते एक बार दोबारा आपको बता देता हूं कि यार P2I बैच जो है 19 तारीख से शुरू हो रहा है, 3-4 दिन रह गए हैं। याद रखिए P2I का यहां पे नहीं है क्या? अच्छा चलिए कोई बात नहीं, P2I का लग रहा है हट गया मेरे से, कोई बात नहीं। तो P2I बैच आप जानते ही हैं। P2I बैच में क्या होता है? P2I बैच जो है वो अपने आप में एक बहुत अनोखा बैच है, जिसमें हम लोग आपके अगर प्रीलिम्स की तैयारी के बाद आपको मेंस और इंटरव्यू की तैयारी के लिए दिल्ली बुलाते हैं। 19 जून से प्रारंभ हो रहा है, शाम 6 बजे होगा। इसमें आपको प्रारंभिक परीक्षा के स्तर तक किताबें प्रिंटेड मिलेंगी और बहुत सारी आपके साथ तैयारी मेंस के लिए इसमें की जाएगी। मेंस के लिए आपको दिल्ली बुलाया जाएगा, आपके रहने खाने वगैरह का सारा खर्चा इंस्टीट्यूट देगा। अगर आप इससे हिंदी में, अंग्रेजी में या इंग्लिश में, जिस भी भाषा में आप चाहें आप जुड़ना चाहते हैं, तो आप एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में पाइए। अच्छा एक बात मैं और बता दूं, अगर आप में से कोई बच्चा हमारे फाउंडेशन कोर्स का रजिस्टर्ड बच्चा है और वो अपने कोर्स को P2I में अपग्रेड कराना चाहता है, तो वो भी एक बार मेरे से संपर्क कर ले टेलीग्राम इत्यादि पे या ईमेल के जरिए। मैं आपको उसके लिए भी तरीका बताऊंगा। उसका तरीका है एक कोड है, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। वो कोड मैं एक बार जनरेट करा के आपको दे दूंगा।
तो अगर आप अपग्रेड कराना चाहते हैं, अगर आप फाउंडेशन कोर्स के छात्र हैं और आप अपग्रेड कराना चाहते हैं तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा सामान्य फाउंडेशन कोर्स जो है वो भी चल रहा है, 2-3 क्लासेस उसकी हो गई हैं। एजे लाइव ज्योग्राफी से शुरू हुआ है इस बार। एजे लाइव कोड लगाइए, 17,500 रुपए में आप प्राप्त कीजिए। शाम 6 बजे क्लासेस होती हैं उसकी। और अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे साथ संपर्क स्थापित करना चाहते हैं तो ये तरीके हैं। अतुल जैन यूपीएससी गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल आईडी है। तो इन तरीकों से आप मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। किसी भी तरह की चर्चा, किसी भी तरह का डाउट, किसी भी तरह का सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की क्लासेस आप में से कई लोग बार बार पूछ रहे हैं, पूछ चुके हैं, तो मैं एक बार दोबारा बता दूं। शुरू में मैंने हालांकि बताया था कि क्योंकि मेरा एनसीईआरटी का बैच चल रहा है इसीलिए अर्थशास्त्र की क्लासेस कुछ दिनों के लिए बंद रहेंगी, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा, आपकी रमेश सिंह की पुस्तक मैं खत्म कराऊंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिएगा। और समय की कमी के कारण मैं कोई एक ही बैच ले सकता था, कोई एक ही चीज ले सकता था यूट्यूब पर इस एनसीईआरटी बैच के अलावा, जो कि मात्र 15-20 दिन का काम है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी में हिंदू जो है, मुझे ऐसा लगा कि ये एक सतत प्रोग्राम है, इसको रखना चाहिए। आप में से भी काफी सारे बच्चों ने ये अभिव्यक्त किया, जिनसे मैंने अलग से पूछा कि यार कौन सा कार्यक्रम जारी रखना चाहिए, अगर एक प्रोग्राम जारी रखना हो अभी अगले 15 दिन के लिए। तो आप में से अधिकांश लोगों ने हिंदी में हिंदू कहा, तो हिंदी में हिंदू जो है इसीलिए उसको हमने जारी रखा है। उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि इकोनॉमिक्स का कार्यक्रम जो है वो यूट्यूब का बंद हो जाएगा, बिल्कुल भी इसका मतलब ये नहीं है। जैसे ही एनसीईआरटी बैच खत्म होगा, जो कि 28 तारीख को हो रहा है मेरा इकोनॉमिक्स वाला, तो उसके बाद से हम इकोनॉमिक्स की क्लास जो है आपकी यूट्यूब पे प्रारंभ कर देंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 1 जुलाई से आपकी क्लास जो है वो भी प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, चलिए, मेरे साथ आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे मिलूंगा कल शाम 4 बजे एक बार दोबारा। तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।